हेलो दोस्तों, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ब्रिज अकेडमी। और देखिए, आज हम ये दिल्ली सल्तनत पार्ट 2 कर रहे हैं। वैसे मेडिवल हिस्ट्री की ये 4th क्लास है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं इसके अंदर खिलजी डायनेस्टी। लास्ट में हमने स्लेव डायनेस्टी पूरी कंप्लीट कर ली थी और हमने देखा था कि जलालुद्दीन खिलजी जो है लास्ट जो किंग था स्लेव डायनेस्टी का, उसको मार के हेड बन गया था। तो यहाँ पे कह रहे हैं जलालुद्दीन खिलजी वॉज द फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी। ही वॉज 70 years old when he assumed power. ही coronated himself outside Delhi in Kalokeri. एक्चुअल में क्या था कि इसको ये डर था कि पता नहीं दिल्ली वाले लोग इसको जो है सुल्तान की तरह एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, तो इसने दिल्ली से बाहर ही अपने आप को जो है अपना कोरोनेशन वगैरह, राज तिलक वगैरह कराया था और फिर इसने एंटर किया था। और साथ दूसरी बात एक ये भी आती है यहाँ पे कि जो बलबन का थ्रोन बनबल ने बनवा रखा था, तो बलबन का टेरर इतना था कि इसने बलबन के थ्रोन पे बैठने से मना कर दिया था कि भैया बलबन के सिंहासन में नहीं बैठूंगा, मेरे लिए कोई और दूसरा बनाया जाए। तो इस तरह मुझे बताना चाह रहे हैं कि बलबन का टेरर काफ़ी टाइम रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया ही कोरोनेटेड हिमसेल्फ आउटसाइड दिल्ली, दैट इज इन किलोखेरी। उसके बाद कहते हैं कि अमीर खुसरो ने, इसके टाइम में अमीर खुसरो राइटर थे, उन्होंने किताब लिखी है मुफ्ता उल फतू, है ना। इट गिव्स डिटेल्स ऑफ जलालुद्दीन खिलजी। फतू मतलब विंस होता है, तो बेसिकली दिस इज लाइक अ क्रोनोलॉजी ऑफ विंस ऑफ जलालुद्दीन खिलजी। एक्चुअली में अमीर खुसरो काफ़ी लंबे टाइम रहे थे, तो उनके 6-7 किंग्स के टेन्योर में रहे हैं, तो उन्होंने उन सब के बारे में लिखा है। फिर यहाँ पे कह रहे हैं कि ही हैज़ बीन द वार्डन ऑफ मार्चेज इन द नॉर्थ वेस्ट एंड हैड फोर्ट मैनी सक्सेसफुल बैटल्स अगेंस्ट मंगोल्स। मंगोल्स के अगेंस्ट उन्होंने काफ़ी अच्छे लड़ाइयाँ लड़ी थी बलबन के टाइम में ही, ड्यूरिंग बलबन्स रेंज। द राइज ऑफ खलजी टू पावर एंडेड द टर्किश मोनोपोली ऑफ द हाई ऑफिसेस। अब क्या हुआ कि जो जैसे बलबन जो बोलता था कि अगर मैं लो ओरिजिन को देखता हूँ तो मेरा जो है खून खोल उठता है, तो उसने सारे के सारे टर्क्स एम्प्लॉय कर रखे थे। लेकिन ग्रेजुअली खलजी डायनेस्टी के अंदर ये हुआ, खिलजी डायनेस्टी आने के बाद, कि अब टर्किश मोनोपोली खत्म हो गई और नॉन टर्किश ओरिजिन वाले लोग भी ऑफिस में आने लगे, है ना। और ऐसा हमेशा हुआ कि जब भी कोई स्ट्रॉन्ग किंग आता है तो जो नेक्स्ट किंग होगा वो सॉफ्ट किंग होगा। तो वो देखता है कि भैया स्ट्रॉन्ग किंग के टाइम बहुत ज़्यादा टेरर रहा है, तो ये सॉफ्ट किंग आ जाता है। तो इसीलिए जलालुद्दीन खिलजी कंपेरेटिवली बलबन की पॉलिसी से जस्ट अपोजिट था। तो यहाँ पे कह रहे हैं ही ट्राई टू मिटिगेट सम ऑफ द हार्श एस्पेक्ट्स ऑफ बलबन्स रूल। तो इसने कहीं ना कहीं जो है बलबन का जो रूल था उससे जस्ट अपोजिट किया। ही वॉज द सॉफ्ट रूलर, है ना, कंपेरेटिवली सॉफ्ट कहें या ये कह सकते हैं कि जो ब्लड एंड आयरन वाली पॉलिसी थी वो फॉलो नहीं करते थे। और उन्होंने ये भी कहा कि भैया देखो, जो है जैसे इंडिया के अंदर जो रूल कर रहे हैं वो धर्म के हिसाब से बेस्ड नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो लार्ज मेजोरिटी है वो हिंदू है, तो आप एज सच इंडिया को आप इस्लामिक स्टेट नहीं बना सकते। इस तरह से इन्होंने ये मानते थे इस बात को, जलालुद्दीन खिलजी। उसके बाद फिर कहते हैं ही अडोप्टेड द पॉलिसी ऑफ टॉलरेंस एंड अवॉइडेड हार्श पनिशमेंट। इनफैक्ट कुछ ऐसे भी गवर्नर्स थे जो इनके अगेंस्ट रिवोल्ट कर रहे थे, तो भी ये कह रहे हैं कि इन्होंने, जैसे कि मलिक छाजू था, नेफ्यू बलबन और गवर्नर था कारा का, और कह रहे हैं कि बलबन का नेफ्यू कारा का गवर्नर था, इसने इसको कंटिन्यू करने दिया, ठीक है अब कंटिन्यू करो कोई बात नहीं। अगर रिवोल्ट किया तो उसको सप्रेस करके फिर भी कंटिन्यू करने दिया। फिर उसके बाद इस तरह की स्टोरी बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं अडोप्टेड अ पॉलिसी ऑफ टॉलरेंस एंड अवॉइडेड हार्श पनिशमेंट्स, है ना, जलालुद्दीन खिलजी। तो उसके बाद फिर कह रहे हैं कि लास्ट में हुआ क्या था कि जलालुद्दीन खिलजी का जो है नेफ्यू था अलाउद्दीन। तो अलाउद्दीन ने क्या किया था, साउथ में एक रेड करी थी। ही इन्वेडेड देवगिरी साउथ के अंदर, डेक्कन के अंदर, और कहते हैं कि वहाँ से वो भारी वेल्थ लेके आया था। अब भारी वेल्थ लेके आया तो जलालुद्दीन खिलजी को लगा कि भैया इसका भतीजा है और इसका बाद में इसने सन इन लॉ भी बना दिया था, तो इसको लगा कि अब जो है भारी जो लूट लेके आया है, वोर बूटी लेके आया, उसमें शेयर कर लेता हूँ मैं, उसके पास जाऊँगा, शेयर मांग लूँगा, दे देगा वो, क्योंकि मेरा भतीजा है। अब और इसने अपनी आर्मी को सबको पीछे छोड़ दिया कि भाई अलाउद्दीन को ऐसा डर नहीं लगना चाहिए मेरे से। और फिर उसके बाद अलाउद्दीन ने इसको जो है, कहते हैं कि वहाँ पे करा के आसपास एक छोटी सी एक लेक टाइप थी, उसके अंदर साथ बिठाया और बोट के अंदर दोनों गए, और फिर फाइनली बोट में बीच में जाके बोट में जो है जलालुद्दीन खिलजी को चाकू से, नाइफ से मार दिया और फिर वहीं पे गिरा दिया। तो इस तरह से ही ट्रेचरसली मर्डर्ड हिज फादर इन लॉ नियर करा एंड असर्ट द थ्रोन। इसने फिर जो है दिल्ली का थ्रोन कब्जाया। और इसको भी जो है, इसने जब दिल्ली एंटर की अलाउद्दीन खिलजी ने, तो ये भारी जनरस गिफ्ट्स और पैसे बांटते हुए एंटर कर रहा था दिल्ली को। दिल्ली में जब एंट्री करी तो उसने बहुत भारी पैसे बांटते हुए इसने एंटर किया, क्योंकि ये जो साउथ से जो इसकी डेक्कन की जो इसकी इन्वेजन थी उसमें से काफ़ी पैसा लेके आया था अलाउद्दीन खिलजी। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि ही वॉज नेफ्यू एज वेल एज सन इन लॉ ऑफ जलालुद्दीन खिलजी, और उसका असली नाम था अली गुरशस्प। और देखिए, वैसे कहते हैं कि ही वॉज द मोस्ट इलिटरेट पर्सन ऑफ दिल्ली सल्तनत बट मोर सक्सेसफुल, है ना। तो यहाँ पे एक्चुअल में ये भी, अब जब कई बार ऐसा लगता है कि लिटरेट है, लेकिन इसने ऐसा भी दिखाया कि धर्म के हिसाब से ज़्यादा नहीं है। इसने ऐसा कहा, बताया अपने किसी काजी को कहा था इसने कि जो है, मैं ये देखता हूँ कि मुझे ये मतलब नहीं है कि धर्म क्या है, आई डोंट नो व्हाट इज़ शरिया बट आई डू व्हाट इज़ गुड फॉर माई एम्पायर एंड माई पीपल। तो इस तरह की स्टेटमेंट जो है अलाउद्दीन खिलजी ने दी थी कि काजी को,
कि मैं शरीयत लो, इस्लाम का जो इस्लामिक लो है उसके बारे में मैं चिंता नहीं करता, मुझे देखना कि मेरे लोग के लिए बढ़िया क्या है। तो इस तरह से कह रहे हैं इलिटरेट एंड मोस्ट सक्सेसफुल। उसके बाद इसके दो ग्रेट एम्बिशंस थे। एक तो कहता था कि भैया मैं वर्ल्ड को कॉन्कर करना चाहता हूँ जैसे सिकंदर ने किया था, और दूसरा कहता है कि मैं जो एक नया धर्म स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो ये दो इसके थे। अब इसके बाद इसके भी जो है, इसका एक फ्रेंड ही कह लें जो दिल्ली का कोतवाल था, मोस्ट प्रोबेबली अलाउल मुल्क था, उसने इसको समझाया था कि साहब देखो अभी वो पॉसिबल नहीं है, अलेक्जेंडर का टाइम पुराना था तब पॉसिबल था, अब ये चीज़ें पॉसिबल नहीं कि यू कनकर द वर्ल्ड एंड यू स्टार्ट अ न्यू रिलीजन। तो कहीं ना कहीं फिर इससे थोड़ा सा शांत हो गया था वो समझाने पे और रुक गया था। बट स्टिल इसने अपने आप को टाइटल दिया था सिकंदर ए सैनी, है ना। तो सिकंदर से काफ़ी इंस्पायर्ड था अलेक्जेंडर से। उसके बाद कह रहे हैं कि ही वॉज अपॉइंटेड एज अमीर ए तुजुक, मास्टर ऑफ सेरेमनीज एंड अरिज ए मुमालिक, मिनिस्टर ऑफ वॉर ड्यूरिंग द रेन ऑफ जलालुद्दीन खिलजी। अच्छा, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये साथ ही डिस्कस करने वाला हूँ जितने भी जो है ये डिपार्टमेंट्स हैं उनके हेड क्या क्या रहते थे, जैसे अमीर तुजूक है, अरिज मुमालिक है, क्या क्या रहते हैं, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे जो कि दिल्ली सल्तनत की लास्ट क्लास होगी, है ना। उसके बाद कहते हैं कि ही फॉलोड पॉलिसी ऑफ बलबन, गवर्नेंस के हिसाब से जलालुद्दीन से उल्टा था, एक कॉन्ट्ररी था, और इसने टॉलरेंस की पॉलिसी बिल्कुल फॉलो नहीं करी, इसने स्ट्रॉन्ग वाली स्ट्रिक्ट वाली पॉलिसी फॉलो करी। और इनफैक्ट इसको जैसे ये लगता था कि जो नोबल्स हैं उनके आपस में रिलेशन नहीं होने चाहिए, कहीं ना कहीं राजा को कमज़ोर बनाते हैं, जैसे जो तुर्क चलगानी चल रही थी जो बलबन ने भी कंट्रोल की थी और इल्तुतमिश के टाइम में बनी थी। तो इसने वो भी किया कि ही वॉज कन्विंस दैट जनरल प्रोस्पेरिटी ऑफ नोबल्स एंड इंटर मैरिजेज बिटवीन दैम कहीं ना कहीं इज द कॉज ऑफ रेबेलियन, इनएफिशिएंट स्पाइस सिस्टम, और किंग को कमज़ोर करते हैं। तो इसने साफ साफ जो है मना कर दिया था, कोई जो है शराब नहीं पिएगा इकट्ठा होके, मैरिज सेरेमनीज आपस में नहीं होंगी, 4 लॉ पास करे थे इसने, इसको बोलते हैं टर्न कोड पॉलिसी। पहला क्या था, पब्लिक सेल ऑफ लिकर एंड ड्रग्स वाज टोटली बैंड, इसने कहा कोई शराब वराब नहीं पिएगा, क्योंकि फिर बैठते हैं महफिल में फिर ये प्लान करते हैं कि राजा को कैसे हटाना है। दूसरा इंटेलिजेंस सिस्टम इसने काफ़ी बढ़िया कर दिया था, स्पाइस, इसके लिए नाम भी आता है एक बरिद, पुराना नाम बरिद है, या मुनिहांस नाम आता है इंटेलिजेंस स्पाइस का। उसके बाद ही कन्फिस्केटेड द प्रॉपर्टी ऑफ नोबल्स, नोबल्स से ज़्यादा जो भारी प्रॉपर्टी थी वो छीन ली थी, और उसने फेस्टिविटीज गैदरिंग्स को परमिशन बिना सुल्तान की परमिशन के नहीं होगी, ठीक है। तो हिज रेन वॉज फ्री फ्रॉम रेबेलियंस, इसी वजह से, क्योंकि स्ट्रिक्ट था और ये सब कर दिया था, तो इसलिए कहते हैं कि हिज रेन वॉज क्वाइट गुड विदाउट एनी रेबेलियन। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो पार्ट है, हालांकि ज़्यादा पार्ट मैं इंपॉर्टेंट फिर से नहीं मानता हूँ, लेकिन फिर भी एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए कौन कौन से मिलिट्री कैंपेन्स हुई हैं अलाउद्दीन खिलजी की। तो अभी कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी मेंटेन्ड अ ह्यूज परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी, जिनका सिर्फ आर्मी का ही काम था। एक्चुअल में पहले रहता था कि भैया फ्यूडल लॉर्ड्स रहते थे, वो लड़ाई के लिए लेके आते थे लोगों को, फिर लड़ाई होती थी। तो इसने कहा कि नहीं, मुझे स्पेसिफिक आर्मी चाहिए, स्टैंडिंग आर्मी चाहिए। और कहता है अप्रोक्सीमेटली 4.5 लाख लोग इसने रिक्रूट भी किए थे। और फिर कहता है कि इसने मंगोज के अगेंस्ट भी जो है काफ़ी बार आर्मी अपनी भेजी और कुछ सक्सेसफुल रहा, 1-2 बार रुक भी गया, लेकिन ये क्लियर था कि उसने रोक पाया को अंदर आके इन्वेड नहीं कर पाए दिल्ली तक, तो ये बढ़िया बात थी। फिर यहाँ पे दूसरा नाम आ रहा है कॉन्क्वेस्ट ऑफ गुजरात। गुजरात के अंदर जो है अलाउद्दीन खिलजी ने 2 इसके बेस्ट जनरल थे, नुसरत खान और उलुग खान, इनको भेजा था गुजरात कैप्चर करने के लिए। और फिर कहते हैं कि द रूलर ऑफ रायकरन एंड हिज डॉटर एस्केप्ड व्हाइल द क्वीन वाज कॉट एंड सेंट टू दिल्ली, इस तरह से। और इसका जो है एक स्लेव था अलाउद्दीन खिलजी का, मलिक काफूर, ही वॉज एनंच, है ना, ही वॉज एनंच, ट्रांसजेंडर था वो, और मलिक काफूर जो इसका स्लेव बना था। ही वॉज ऑल्सो टेकन टू दिल्ली, लेटर ही वॉज मेड मिलिट्री कमांडर। मलिक काफूर ने काफ़ी ज़्यादा डेडिकेशन दिखाई अलाउद्दीन खिलजी के प्रति, तो इसलिए इनको जो है बाद में मिलिट्री कमांडर बना दिया गया था अलाउद्दीन खिलजी के, ठीक है, AUK बोल रहा हूँ। उसके बाद राजपूत के हिसाब से कुछ एरियाज थे कॉन्क्वेस्ट ऑफ राजपूताना। पहला था रणथंभौर, रणथंभौर के अंदर जो है नुसरत खान को मार दिया गया था, लेकिन यहाँ भी फाइनली जो है इनिशियली खिलजी आर्मी ने सफ़र किए थे लॉसेस, लेकिन बाद में दे वन। और कहते हैं मोस्ट ऑफ जो सबत एक बना के उसकी वजह से जीते थे, एक सुरंग टाइप बना के। तो यहाँ पे कहते हैं राजपूत वीमेन कमिटेड जोहर और सेल्फ इमोशन। जोहर एक्चुअली ये समझ लो जैसे ग्रुप सती, ग्रुप सती टाइप परफॉर्म होता था जोहर में, दैट इज सेल्फ इमोलेशन। फिर उसके बाद नेक्स्ट चित्तौड़, ये तो आपने स्टोरी सुनी होगी, पद्मावत मूवी देखी होगी आपने, चित्तौड़गढ़ का ही राजा था वो, वहीं रानी थी पद्मावती वहाँ की। तो वहाँ पे कह रहे हैं कि उसको पद्मावती के लिए मोस्ट ऑफ इसने इन्वेड किया था, और राजा जो था वो रतन सिंह था, और इसके अगेंस्ट हालांकि बढ़िया लड़ाई लड़ी राजा रतन सिंह ने, लेकिन दे लॉस्ट, है ना, चित्तौड़गढ़ हार गया था। और फिर जो है इंक्लूडिंग रानी पद्मिनी अदर्स दे परफॉर्म जोहर, है ना। तो ये यहाँ पे स्टोरी है। और इसकी जो है ये किताब इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किताब पूछ सकते हैं कि हु रोट पद्मावत। पद्मावत इज रिटन बाय जैसी, एक्चुअली पूरा नाम इनका मलिक मोहम्मद जैसी, है ना, मलिक मोहम्मद जैसी ने ये किताब लिखी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट किताब है, सीधा पूछ सकते हैं कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू के से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट आता है मालवा एंड अदर्स, इनको भी इसने धीरे धीरे जो है, इसका जो लीडर था
एबल जनरल था इसका एनुल मुल्क। एनुल मुल्क ने जो है खिलजी आर्मी को कैप्चर करा दिया था। मालवा, उज्जैन, मांडू, चंदेरी, ये सारे जो मालवा और अदर रीजन्स थे इनको भी इन्होंने कैप्चर कर लिया ग्रेजुअली 1305 में। ठीक है, और फिर कहते हैं कि एक इसके बाद इन्वेजन थी साउथ की, वो थी मलिक काफूर। मलिक काफूर को अलाउद्दीन खिलजी ने भेजा था। जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने खुद साउथ की डेक्कन की कैंपेन की थी, ऐसे ही अलाउद्दीन खिलजी की जगह मलिक काफूर गया था डेक्कन में, और इसने जो है काफ़ी जगह देवगिरी और मतलब काफ़ी ज़्यादा राजा को हरा दिया। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यादवाज ऑफ देवगिरी, ककातियास ऑफ वरांगल, होयसालास ऑफ द्वार सुमंद्रा। एक्चुअल में ये ना मैचिंग के हिसाब से भी आ सकता है पेपर के अंदर कि भैया मैचिंग करो कि यादवाज कहाँ के थे, देवगिरी, ककातियास कहाँ के थे, वरंगल के थे, होयसालास द्वार समुद्रा के थे, एंड पांड्यास ऑफ मदुरै। और इसने इन सबको ही लगभग हरा दिया था, और फिर वहाँ से ये भी भारी जो है वोर बूटी लेके आया था, अच्छी लूट लेके आया था। और इनफैक्ट इस ये कहते हैं कि ही इवन रीच टिल रामेश्वरम। मलिक काफूर रीच्ड एज फार एज रामेश्वरम, वहाँ पे एक मॉस्क बनाई और फिर दिल्ली रिटर्न किया था और ह्यूज वेल्थ लेके आया था। ठीक है, और इसके बाद फिर इसने नाइब मालिक बना दिया था। नाइब मलिक, नाइब मलिक मतलब समझो जैसे कि जो राजा के बिहाफ पे, जो सुल्तान के बिहाफ पे डिसीजन ले सके, डेप्यूटी सुल्तान टाइप, मतलब जो डिसीजन, काफ़ी सारे डिसीजन जो राजा के बिहाफ पे ले सकता था। तो जब ये साउथ से जो है इसकी जो इन्वेजन थी उसके बाद जब वापस रिटर्न हुआ तो अलाउद्दीन खिलजी ने इसको बड़ा ऑनर किया और नाइब मालिक बना दिया। ठीक है, उसका कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी डाइड इन 1316 सी, कॉमन एरा की बात यहाँ पे हो रही है, मतलब कॉमन एरा बोले आईडी बोले एक ही बात है ना, एनो डोमिनी सी। ऑल्दो द सुल्तान वाज इलिटरेट ही पैटर्नाइज्ड पोएट्स लाइक अमीर हसन, अमीर खुसरो, और इसने कुछ जो है थोड़ा सा आर्ट आर्किटेक्चर के अंदर भी अलाई दरवाज़ा बनाया था, अलाई दरवाज़ा बनाया था। एक कैपिटल बनाई थी सिरी, जो सिरी फोर्ट अभी दिल्ली में है, सिरी रीजन यहीं से बना था। फिर उसका इसने टाइटल लिया था सिकंदर सैनी या सिकंदर आज़म, और साथ में जो है टाइटल दिया था अमीर खुसरो को तूत हिंद, पैरेट ऑफ इंडिया, है ना, तूत हिंद, इस तरह से। तो ये टाइटल्स थे, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, आर्ट एंड आर्किटेक्चर भी थोड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, उसके बाद देखिए हम देखते हैं कि इसके क्या क्या रिफॉर्म्स थे। इसने बहुत भारी रिफॉर्म्स किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। पहला था मिलिट्री रिफॉर्म्स। मिलिट्री रिफॉर्म्स में क्या कह रहा है कि इसने जो है लार्ज परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी की थी, और ये जो है कैश में सैलरी देता था। तो इसने दो नए सिस्टम इंट्रोड्यूस किए थे, एक था दाग और एक था हुलिया। हुलिया बोले या चेहरा बोले एक ही बात है। तो दाग के अंदर क्या था, ब्रांडिंग ऑफ फोर्स थी। एक्चुअली पहले क्या करते थे लोग कि जैसे राजा के हिसाब से घोड़े मिले, अरबी घोड़े मिले, मान लो 500 रुपये का है, सपोज एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 500 दिनार का है या फिर, तो वो क्या करते थे कि वहाँ पे सस्ते घोड़े लगा देते थे और अपने जो है उसको बेच के 500 की जगह फिर 200 या 100 दिनार वाला कोई घोड़ा लगा दिया। तो इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी ने कहा भैया ब्रांडिंग होगी हॉर्सेस की, जो अभी भी आजकल जैसे होता है, जो बीच में जैसे स्टैंप टाइप लगा देते हैं, पैर के ऊपर एक स्टैंप टाइप कोई भी निशान टाइप का ऐसे लगा दिया गया, इस तरह से कोई भी निशान टाइप लगा दिया गया, भैया ये जो निशान है ये रॉयल आर्मी का निशान है, तो इसका मतलब दिस हॉर्स इज इन रॉयल आर्मी। तो इस तरह की ब्रांडिंग स्टार्ट करती थी दाग। और दूसरा क्या करते लोग, हुलिया, दिस वॉज फॉर सोल्जर। सेम जो दाग वाला काम था वही हुलिया वाला था। ये आजकल भी होता है, जैसे मान लीजिए आप आर्मी या मिलिट्री में जाएंगे, जैसे मैं भी जैसे कस्टम्स में था, तो उन्हें जब मेरी आईडी कार्ड बनता है तो उसमें लिखा जाता है कि भैया कोई ऐसा स्पेसिफिक फीचर, जैसे कि भैया मोल ऑन राइट चीक या कोई कट लगा हुआ है कहीं, है ना, इस तरह की चीज़ें मेंशन की जाती है ताकि ये पता चले कि ये सोल्जर वही है। तो इसलिए दूसरा आ गया हुलिया या चेहरा, दिस वॉज डिस्क्रिप्शन फॉर सोल्जर्स। और ये मेन बात यही थी कि इससे ना क्वालिटी मेंटेन रहती थी। लोग ऐसा नहीं था कि भारी वाले को बेच के सस्ते घोड़े, या भाई आदमी भी 6 फुट का है उससे जगह फिर कोई हल्का सा कमज़ोर सा भेज दिया अपनी जगह, अपने आप घर बैठ गए, 500 सैलरी ली, 200 में लगाया और 300 सिर्फ घर रख लिए। तो इस तरह से इसने इसको जो है मेंटेन करने के लिए, क्वालिटी के लिए दाग और हुलिया इंट्रोड्यूस किया था इन ऑर्डर टू हैव मैक्सिमम एफिशिएंसी। ठीक है, दूसरा कह रहा है मार्केट कंट्रोल पॉलिसी। ये बड़ी गजब पॉलिसी थी इसकी। एक्चुअली इसको बर्नी ने कहा है वंडर ऑफ एज। एक बार क्वेश्चन ही पूछा हुआ है, शायद सिविल्स में पूछा हुआ है कि व्हाट इज नोन एज वंडर ऑफ एज। तो वंडर ऑफ एज के हिसाब से लोग मैच नहीं कर पाते, बट दिस वाज मार्केट कंट्रोल पॉलिसी। और इसके अंदर ये कहते हैं कि अलाउद्दीन ने क्या किया था कि मार्केट को इतनी भारी कंट्रोल किया था कि ना ही चीटिंग होती थी। पैसे के हिसाब से मान लो 1 किलो गेहूँ लेना है तो उसमें जो है एग्जैक्ट 1 किलो मिलता था। दूसरी ये बात बड़ी खास थी कि जो कैश था वो बढ़ नहीं रहा था, मतलब जो प्राइस था वो बढ़ नहीं रहा था, इन्फ्लेशन नहीं थी। कहते हैं लगभग पूरे टाइम, इतने साल जितने टाइम से रूल किया, एटलीस्ट दिल्ली और उसके विसिनिटी वाले एरिया में पैसे बढ़े ही नहीं, मतलब इन्फ्लेशन आई ही नहीं। 100 रुपये का गेहूँ मिलता था तो वही मिलता रहा। और ये इसने मेनली कहते हैं इसलिए किया था क्योंकि इसको जो है कैश में सैलरी देनी थी अपने सारे सोल्जर्स को। तो इस तरह से कहते हैं कि इसने जो बड़ा प्राइस कंट्रोल कर दिया था। कहता है ही एस्टेब्लिश्ड 4 सेपरेट मार्केट्स इन दिल्ली, एक ग्रेन के लिए, एक क्लोथ, शुगर, ड्राइड फ्रूट्स के लिए, ऑयल, बटर के लिए, तीसरा हॉर्स, कैटल्स और स्लेव्स के लिए, और 4th मार्केट था मिसलेनियस कमोडिटीज़ के लिए। तो इसमें क्या था कि प्रॉपर एक एक जो अलग अलग
जो कमिटीज़ वगैरह बना रखी थी हर उसकी सेपरेट मार्केट्स के लिए, और वहाँ पे जैसे ऑफिसर्स अपॉइंट कर रखे थे शूनाए मंडी, और वो क्या करते सारी रजिस्ट्रेशन वगैरह होती थी भैया कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी दुकानें क्या बेच रही हैं, ये सब था। इनफैक्ट जो बाहर से आते थे लोग उनके लिए भी भैया जगह ये यहाँ पे रहेंगे, मान लो कोई कबीले या कोई कारवां वाले लोग आने तो वो वहाँ पे रहेंगे, उनके लिए वहाँ पे स्टे का इंतजाम किया गया कि इस एरिया में तुम रुक सकते हो, फिर उसका क्या क्या लेके आ रहे हैं, किस चीज़ में डील करें, सब डिटेल्स रहती थी। ठीक है, और इसीलिए एक नया इसने इस डिपार्टमेंट स्टार्ट किया, दीवाने रियासत। दीवाने रियासत वॉज डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, है ना। तो इसके अंदर कह रहा है एवरी मर्चेंट वॉज रजिस्टर्ड अंडर द मार्केट डिपार्टमेंट। तो इस तरह से मर्चेंट भी रजिस्टर्ड थे, किस किस में डील कर रहे हैं वो सब रजिस्टर्ड थे। और कहते हैं कैश प्राइस जो है बढ़ा ही नहीं था, बहुत सालों तक कोई चेंज नहीं आया, है ना। फिर कह रहा है कि इसने जो है सीक्रेट एजेंट्स रखे थे, मुनिहान्स, जो स्पाई टाइप रहते थे, स्पाइस, और ये जो स्पाइस थे ये फिर इंफॉर्मेशन भेजते थे कि अगर कुछ गड़बड़ होती थी। तो कहते हैं इतना स्ट्रिक्ट रूल था कि प्राइसेस बढ़े नहीं थे, बड़ा बढ़िया रहता था, क्योंकि पनिशमेंट हार्श थी, और होर्डिंग वाज नॉट परमिसेबल, ब्लैक मार्केटिंग होर्डिंग अलाउड नहीं था, तो सेम प्राइस वाज मेंटेन। तो काफ़ी बढ़िया काम था। दूसरा आता है लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में इसने काफ़ी सारे जो अबवाब्स या बोलते हैं इलीगल टैक्स वो हटाए थे, अबवाब बोलते हैं उनको। अबवाब मतलब होता है कोई फालतू के टैक्स, जैसे उनको हटा के इसने 2 टैक्स इंट्रोड्यूस किए थे, घरी और चराई। घरी मतलब हाउस टैक्स, चराई मतलब ग्रेजिंग टैक्स। घरी हाउस से रिलेटेड हो गया हाउस टैक्स, और चराई मतलब जो ग्रेज करते हैं एनिमल्स को, उसके हिसाब से मान लो किसी एरिया की, किसी जो है दिल्ली सल्तनत की लैंड के ऊपर, मतलब एम्पायर के लैंड के ऊपर अगर कोई ग्रेज करवा रहा था तो उसको ग्रेजिंग टैक्स देना पड़ता था, है ना। घरी और चराई, तो इस तरह से 2 थे। और कहते हैं ही क्रश द पावर ऑफ इंटरमीडियरीज खुद एंड मुकद्दम्स। तो कहीं ना कहीं जो लोग टैक्स देते थे, पहले कहते हैं कि इंटरमीडियरीज काफ़ी ज़्यादा टैक्स ले लेते थे, तो इसने इनकी पावर क्रश करके डायरेक्ट जो है किंग के पास पैसा आने लगा, और इसलिए कहते हैं कि कॉमन लोगों के ऊपर ज़्यादा बोझ नहीं पड़ा था, बट टैक्स अच्छा आ रहा था। ठीक है, और कहीं ना कहीं जो इसका लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन था, बाद में इसी का ही बेस बना के शेरशाह सूरी ने भी भारी एडमिनिस्ट्रेशन किया था लैंड रेवेन्यू के अंदर ही, और अकबर ने भी। तो ये इन्होंने इसके बेस पे ही चेंजेस लेके आए थे। फिर कल्चर डेवलपमेंट की अगर टोटल बात करें तो सिरी फोर्ट, अलाई दरवाज़ा हम बात कर चुके हैं। अलाई दरवाज़ा क्या है? गेट टू कुतुल इस्लाम मोस्क। कुतुल इस्लाम मोस्क किसने बनवाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी। ठीक है, उसके बाद फिर जमात खाना, टॉम ऑफ निज़ामुद्दीन औलिया। अभी बाद में इसके अंदर जो है निज़ामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो का टॉम बन गया था, लेकिन शुरुआत में जब इसने बनाया तभी सिर्फ जमात खाना था, मतलब एक जगह थी जहाँ इकट्ठा करके प्रेयर वगैरह होती थी। बाद में जब लेटर ऑन जब दे डाइड निज़ामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो, तो इनकी जो है वहीं पे ही इनकी कब्र वहीं पे बना दी गई। फिर यहाँ पे अगला किंग कहता है कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, वन ऑफ द सन्स ऑफ अलाउद्दीन, बट ही अबोलिश्ड ऑल द हार्श रेगुलेशंस। ये थोड़ा सॉफ्ट था और इसको जो है मार दिया था, ही वॉज इनएफिशिएंट, तो इसको जो है मर्डर कर दिया गया था। फिर नशरुद्दीन खुसरो शाह बना, इसकी भी रेंज ज़्यादा टाइम नहीं लास्ट करी, और फिर फाइनली गाजी मलिक ने इसको मार दिया खुसरो शाह को, और फिर हेड बन गया। गाजी मलिक का दूसरा नाम था गयासुद्दीन तुगलक, है ना। तो अब इसके बाद स्टार्ट हो गई तुगलक डायनेस्टी, है ना। अभी हम इस क्लास के अंदर तुगलक डायनेस्टी का भी एक पार्ट मेजर जो है मोहम्मद बिन तुगलक को डिस्कस कर लेंगे हम, और फिर लास्ट क्लास के अंदर हम फिरोज शाह तुगलक को और जितनी भी डायनेस्टीज है वो कंप्लीट हो जाएंगी थर्ड क्लास में, क्योंकि उनका ऐसा ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे आ रहा है तुगलक डायनेस्टी। तो तुगलक डायनेस्टी का फर्स्ट किंग गाजी मलिक गयासुद्दीन तुगलक, और कहते हैं ही लेड द फाउंडेशन ऑफ तुगलकाबाद, अ स्ट्रॉन्ग फोर्ट। तुगलकाबाद आज भी जगह है, इनफैक्ट अगर कस्टम्स की बात करें तो पे ICDB है, इनलैंड कंटेनर डिपो तुगलकाबाद है। फिर देखिए क्या कहते हैं कि आर्किटेक्चर के अंदर टोम ऑफ गयासुद्दीन फर्स्ट डबल डोम, पहला टोम था जिसके अंदर डबल डोम यूज़ हुआ। तो ग्रेजुअली जो है आर्ट आर्किटेक्चर के अंदर भी थोड़े थोड़े बदलाव आ रहे हैं और डेवलप हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद कहते हैं कि ही सेंट हिज सन जोना खान, और इसका बेटे का नाम जोना खान बोने या मोहम्मद बिन तुगलक, एक ही बात है, क्योंकि जोना खान ही मोहम्मद बिन तुगलक था। अगेंस्ट वरांगल्स ऑफ ककातियाज मदुराइज पांड्या साइड साउथ में, इसमें डेक्कन में भेजा था कि भैया डेक्कन में जाओ और उनको वो जो रिवोल्ट कर रहे हैं उसको सप्रेस करके आओ। तो फिर कहते हैं कि इसका जो रिलेशनशिप था शेख निज़ामुद्दीन औलिया के साथ वो ठीक नहीं था। एक्चुअल में कहते हैं कि निज़ामुद्दीन औलिया और गयासुद्दीन तुगलक की बनती नहीं थी। तो हुआ क्या था कि स्टोरी ये कहती है कि गयासुद्दीन तुगलक के टाइम में एक बंगाल में रिवोल्ट हुआ था। तो गयासुद्दीन तुगलक ऑब्वियसली जब राजा, मैंने बताया भी था पहले भी कि रिवोल्ट हो रहा है तो राजा उसको सप्रेस करने जाता था। तो राजा अब बंगाल जा रहा था सप्रेस करने के लिए, और ये बोल के चला गया कि भैया निज़ामुद्दीन औलिया को पहुंचा दो खबर, जब मैं वापस आऊँ तो मुझे दिखे नहीं, दिल्ली सल्तनत में, मतलब दिल्ली में नहीं दिखे। तो कहते हैं वो चला गया, फिर उसने बंगाल रिवोल्ट क्रश कर दिया, फिर वापस आ रहा था। तो फिर सब लोग कहने लगे निज़ामुद्दीन औलिया साहब को, कह रहे क्या कर रहे हो आप, चल दो यहाँ से, आ रहे हैं वापस, आपको नहीं रहना चाहिए, किंग से क्यों टक्कर ले रहे हो। तो तब कहते हैं कि शेख निज़ामुद्दीन औलिया ने लाइन कही थी कि हनूज दिल्ली दूरस्त, कि अभी दिल्ली दूर है, अभी दिल्ली पहुंचा नहीं है वो। तो ये स्टोरी कैसे लिंक होती है कि कहते हैं इसके जो है
वेलकम के लिए जब बंगाल में क्रश करके आया तो एक पंडाल बनाया गया था, एक पंडाल बनाया गया कि साहब आओ यहाँ पे जो है इसकी मतलब जो है माला वाला पहनाएंगे किंग को, और वो कहते हैं कि इसके जो है जोना खान ने बनवाया था। जोना खान मतलब मोहम्मद बिन तुगलक। तो अब ये पंडाल जो है ये कहते हैं कि गिर गया अचानक एक्सीडेंट से। इसके 3 रीज़न बताते हैं एक्सीडेंट के भी। कोई कहता है कि एक नॉर्मल एक्सीडेंट था, कोई कहता है कि जोना खान ने ही ऐसा पंडाल बनाया था गिर जाए और मर जाए, और कोई कहता है कि निज़ामुद्दीन औलिया का कर्ज था, क्योंकि उसने कहा था ना अभी दिल्ली दूर है। तो 3 रीज़न बताते हैं, और इसके बाद ये जो पंडाल जो क्रश टूट गया ये एक्सीडेंट की वजह से, जो भी रीज़न रहा, और फिर जब ये गिर गया तो उसमें उसकी डेथ हो गई थी। किसकी? तो गयासुद्दीन तुगलक की। तो जब गयासुद्दीन तुगलक की डेथ हो गई उसके बाद जो नेक्स्ट किंग बना वो जोना खान बना। इसलिए कई लोग ऐसा मानते हैं कि जोना खान ने जानबूझ के ट्रेचरसली मार दिया था अपने पिताजी को, ताकि उसको टाइटल मिल सके, ताकि उसको थ्रोन मिल सके, है ना, ताकि उसको थ्रोन मिल सके। अब जो नेक्स्ट किंग है मोहम्मद बिन तुगलक। देखिए कई बार ऐसे मोहम्मद बिन तुगलक को जो है मैड किंग भी कहा गया है, कुछ लोग बोलते हैं मैड किंग है, बट हम समझते हैं कि मैड किंग नहीं था। एक्चुअली सच्चाई ये थी कि वॉज द मोस्ट लर्नेड किंग, और मुझे ऐसा लगता है कि वॉज मच एड ऑफ हिज टाइम्स। तो पहले कह रहे हैं जोना खान रियल नेम, और कहते हैं कि ऑल्सो रेफर्ड एज उलुग खान भी बोलते थे इनको। और इसको जो है हिस्ट्री में, मेडिवल हिस्ट्री में बड़ा अट्रैक्टिव कैरेक्टर रहा है, क्योंकि उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स और स्कीम्स लेके आया था बदलाव के लिए। तो ये 5 एक्सपेरिमेंट्स इसने किए थे मेजर, और उनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, और ये भी देखेंगे कि ये बात कितनी गलत थी कि भैया ये मैड किंग है या सही नहीं था, राजा बेवकूफ़ था, तो वो हम समझते हैं कि क्या सिचुएशन रही, एक्चुअल में ऐसा था या नहीं था ऐसा, वो हम समझते हैं। तो पहला कहते हैं कि पहला इसने किया ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल। तो कहते हैं कि इसने जो है दिल्ली की जगह ट्रांसफ़र कैपिटल कर दिया देवगिरी। देवगिरी को बाद में इसने नाम रख दिया था दौलताबाद। तो इसने डेक्कन की तरफ नीचे शिफ्ट करी थी कैपिटल देवगिरी। अब देखिए देवगिरी के अंदर जो कैपिटल शिफ्ट करी, क्योंकि इसको लग रहा था कि डेक्कन कंट्रोल अच्छा हो सकता है अगर जो एक डेक्कन में कैपिटल होगी। बट ग्रेजुअली जब दिल्ली छोड़ के चला गया तो उसको ये भी रियलाइज़ हो गया कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर और जो नॉर्दर्न रीजन है वो बिना दिल्ली के कंट्रोल नहीं हो सकता। तो फाइनली कुछ महीने बाद ही रिटर्न, मतलब कुछ महीने कह लिया, कुछ 2 साल के आसपास, लगभग 24 मंथ्स के बाद इसने रिटर्न कर लिया था वापस दिल्ली। तो यहाँ पे ये फेलियर मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि इससे पहले किसी ने कैपिटल शिफ्ट नहीं की थी। जैसे हमने देखा कुतुबुद्दीन ऐबक की खुद ही कैपिटल लाहौर थी, फिर इल्तुतमिश ने दिल्ली कैपिटल बनाई थी। तो कैपिटल शिफ्ट होती रही है, तो ऐसा कोई इतना बड़ा वो नहीं था, बट बस यही हुआ कि भैया वापस आ गया तो फेलियर लोग मान रहे हैं। क्यों मान रहे हैं वो देखते हैं। कहते हैं कि ही फोर्सिबली मूव द एंटायर पॉपुलेशन टू न्यू कैपिटल देवगिरी। इसने क्या किया, इसने रास्ता बनवाया बड़ा चौड़ा और कहा कि सब लोग चलो भैया अब हम सारे देवगिरी जाएंगे, जो मेरे आजू बाजू रहने वाले मेजर जो मिनिस्टर्स हैं सब के सब देवगिरी जाएंगे। उसको नाम रख दिया था दौलताबाद। और फिर जब वहाँ देखा कि भैया वाटर सप्लाई की स्कैरसिटी है, कंट्रोल भी दिल्ली सही नहीं हो रही है, तो इसने फिर वापस दिल्ली में आ गया है। और फिर जो वापस लोग आ रहे थे तो लगभग 1500 किलोमीटर का डिस्टेंस था, और जब लोग वापस आ रहे थे तो रिगरस जर्नी थी, गर्मी के अंदर जर्नी इसने अंडरटेक कर ली, और लोगों की डेथ हो गई, मतलब डिहाइड्रेशन की वजह से, और बहुत सारे रीजंस थे। क्योंकि नॉर्थ इंडिया में देखते हैं लू चलती है ना, लोकल विंड है लू नॉर्थ इंडिया में, तो लू की वजह से भी काफ़ी भारी डेथ्स हो गई थी। और फिर कुछ लोगों ने आने से मना भी कर दिया कि साहब हम नहीं आएंगे। अब यहाँ पे भी कुछ राइटर्स बोलते हैं कि भैया इसको जो है लोग दिल्ली के जो लोग थे उसको गालियाँ लिखते थे राजा को। ये बातें थोड़ी सी संभव नहीं लगती, लेकिन ऐसा 1-2 राइटर्स ने लिखा है कि भैया लोग परेशान थे दिल्ली के तो इसलिए दिल्ली छोड़ के चला गया था, जबकि ये बात सही नहीं लगती है ना। तो दूसरा जो इसका एक्सपेरिमेंट था वो था टोकन करेंसी का। टोकन करेंसी में इसने क्या किया था, इसने कॉपर के जो है स्टार्ट कर दिया था। एक्चुअल में इसने ये कहा था कि भैया जो गोल्ड और सिल्वर के कॉइन्स हैं उसकी जगह कॉपर को इस्तेमाल करेंगे, और कॉपर को एज सच जो है जैसे एक्सट्रिंसिक वैल्यू, जैसे आज की डेट में पेपर नोट्स होते हैं, क्योंकि जैसे मान लो 2000 का रुपए का नोट है वो लगभग 3 रुपये बन जाता है, लेकिन उसकी क्वालिटी जो उसकी कॉस्ट है, जो मतलब आदमी का अगर 2000 रुपये होगा तो मिलेगा कितना, 2000 रुपये मिलेंगे उसके। तो इस तरह से इसने मतलब एक्सट्रिंसिक वैल्यू क्रिएट होती है, इंट्रिंसिक नहीं होती। तो कहता है कॉपर जो है गोल्ड और सिल्वर जहाँ यूज़ करो, कॉपर की गोल्ड और सिल्वर की स्कैरसिटी थी, तो इसलिए इसने टोकन करेंसी स्टार्ट किया था। और कहते हैं कि एज सच ये नहीं था कि बहुत फर्स्ट था, चाइना के अंदर कुबलई खान ने स्टार्ट किया था पेपर मनी और सक्सेसफुल रहा था, तो इसीलिए एज सच टोकन करेंसी को जो है गलत नहीं मानते। बट हुआ क्या कि लोगों ने खुद अपने घर कॉपर के और उसके जो है वो जो कॉइन्स बना बना के गोल गोल कट कर करके अपने बर्तनों से भी कॉपर एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स वगैरह, जो कॉपर और ब्रास मेनली यूज़ किया था इसने, तो कॉपर और ब्रास के यूटेंसिल्स बनते हैं तो उनमें से गोल गोल काट काट के ले गए राजा के पास कि लो राजा साहब अब हमें गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स दे दो। तो कहते हैं कहीं ना कहीं ये फेलियर हो गया था, और इसके खुद जो है इसके जो किंगडम के बाहर ही भारी ढेर लगा हुआ था कॉपर और इसके कॉइन्स के, कॉपर के कॉइन्स के भारी ढेर लगा हुआ था, क्योंकि सबको गोल्ड और सिल्वर से चेंज करना पड़ा इसे, क्योंकि इसने जब ऐसा किया।
अब देखो मेन बात ये है कि राजा की कमी नहीं लगती मुझे जैसे इसमें देखते हैं, क्योंकि देवर इजी टू फोर्ज। इसका मतलब परेशानी ये हुई कि इसने जो है स्टैंडर्डाइजेशन नहीं हो पाई। अगर टकसाल में मिंटिंग जो है इसकी स्टैंडर्ड होती कि और कोई इसको कॉपी नहीं कर पाता, तो मेन प्रॉब्लम हुई फेक करेंसी टाइप की, कि भैया फेक करेंसी डेवलप हो रही थी, मतलब फेक करेंसी की दिक्कत हुई है मेजरली, क्योंकि टकसाल के हिसाब से स्टैंडर्डाइजेशन नहीं कर पाया जो मिंटिंग प्लेस था उसमें। कोई राजा का ऐसा कोई सिंबल या कुछ इस तरह से नहीं बना पाया कि लोग नॉर्मल लोग कॉमन लोग कॉपी ना कर सके उसे, तो यहाँ से परेशानी रही। तो दिस वॉज द प्रॉब्लम, दो ही वॉज नॉट द फर्स्ट वन। दो किंग्स थे, कुबलाई खान था एक और किंग रहा, उसने जो है यही शुरू किया था मेटल का ही, वो भी फेल हो गया था। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ही ऑल्सो फेल टोकन करेंसी के हिसाब से। और ये हैवी जो है एक्सचेकर जो था स्टेट का, उसके ऊपर हैवी लॉसेज हो गए थे, हैवी डिमांड करता था, क्योंकि फिर पैसे सारे देने पड़े, तो स्टेट एक्सचेकर खाली हो रहा था। फिर कहते हैं कि दूसरा एक इसने एक्सपेडिशन लिया था, थर्ड वाला एक्सपेडिशन टू खुरासान। एक्चुअली खुरासान ईरान से भी इधर पड़ता है, पाकिस्तान एरिया मान लो आपका, फिर ईरान मान लो, फिर ये आपका यहाँ पे खुरासान मान लो, और यहाँ पे मान लो ये रूल कर रहा है लगभग पाकिस्तान तक। तो ये अभी पाकिस्तान इंडिया एक ही है, ये ईरान है बीच में, और यहाँ पे खुरासान। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी बोल रहा हूँ, मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया कि इसने स्टैंडिंग आर्मी बनाई, लगभग 3,70,000 लोग रिक्रूट करे, उनको ट्रेनिंग वगैरह दी, और इसका प्लान ये था कि खुरासान पे जाके अटैक करके इसको कब्जा लेगा। अब दिक्कत थी कि बीच में पड़ता था ईरान, तो जब इसने प्लान किया तब ईरान का राजा इसका दोस्त था, तो ईरान के राजा ने कहा ठीक है भैया मैं तुम्हें पास दे दूंगा जाने का रास्ते, और तुम जाके कंट्रोल कर लेना खुरासान को, बढ़िया रहेगा, तुम कैप्चर कर लेना। तो इसने इस वजह से जो है भारी स्टैंडिंग आर्मी प्रिपेयर वगैरह की। और फिर हुआ ये कि जब तक इसकी आर्मी वगैरह प्रिपेयर होकर रेडी हुई, तब तक ईरान का जो किंग था वही बदल गया। तो अब वहाँ पे दोस्ती नहीं है, तो खुरासान को कैसे कैप्चर किया जाए जब ईरान में दोस्ती नहीं है। तो इस वजह से हुआ ये कि इसको ये जो है ये प्लान कैंसिल करना पड़ा मोहम्मद बिन तुगलक को, और इस वजह से इनको सैलरी वगैरह भी दे दी थी, तो वो भारी पैसे इनके ट्रेनिंग में पैसे लगे, तो पॉलिटिकल चेंजेस की वजह से इसको आइडिया ड्रॉप करना पड़ा। और फाइनली फिर से वही फाइनेंशियल लॉस ही होता है हमेशा, हैवी फाइनेंशियल लॉस हुई, क्योंकि सैलरी दे दी, और अब ये भी हुआ कि भैया ट्रेनिंग भी दे दी, तो ये लोग जब आम सड़कों पे रहेंगे तो फिर चोरी चकारी बढ़ने का चांस है, क्योंकि ट्रेंड लोग हैं वो ज़्यादा, उनको पैसे नहीं मिलेंगे तो वो यही करेंगे, चीना झपटी करेंगे। तो उस तरह से कह रहे हैं कि ये भी प्लान जो है फेल हो गया। ये जो प्लान है खुरासान को, इसको मैं ट्रूली मानता हूँ ये ओवर एम्बिशियस प्लान था, क्योंकि अभी आपका जब एरिया ही कैप्चर में नहीं है, आपके टच में भी नहीं है, तब भी आप इसके बेस पे भी आप ईरान के किंग के बेस पे आप कर रहे हो प्रिपरेशन, तो कहीं ना कहीं थोड़ा ओवर एम्बिशियस लगता है, ठीक है ना। तो इसको मैं थोड़ा सा एक फेलियर मानता हूँ मेजर, बाकी सब कम फेलियर थे एज कम्पेयर्ड, अगर हम समझते हैं तो देखते हैं। फिर नेक्स्ट आता है एक्सपेडिशन टू कराची। अब कराची एक जगह थी कांगड़ा में, हिमाचल प्रदेश के अंदर जगह है कांगड़ा, और वहाँ पे कराची वाले लोगों ने टैक्स देने से मना कर दिया। अब जब टैक्स देने से मना कर दिया, जगह छोटी सी, तो राजा ने कहा यार इसको जाओ और करवाओ कि वे टैक्स दे। तो राजा ने 10,000 सोल्जर भेज दिए, खुद नहीं गया था, 10,000 सोल्जर भेज दिए कि जाओ भैया कराची जाओ और इसे कहो कि टैक्स दे, ऐसे नहीं चलेगा, इन्होंने टैक्स पे नहीं करा कुछ टाइम से। तो जो 10,000 सोल्जर्स गए, कहते हैं कि इनको जो है हैवी लाइफ लॉसेज हुए, क्योंकि 3 बातें थी। एक, जो कांगड़ा जो पहाड़ के लोग थे उनको गुरिल्ला वारफेयर आता था, उनको आपस में ट्रेन की नॉलेज थी, अपने पूरे ट्रेन की नॉलेज थी, तो इनसे लड़ाई करना थोड़ा मुश्किल था। दूसरा, ट्रेन ही हार्श थी, यहाँ के तो लोग रोज रह रहे हैं, जो HP एरिया वाले लोग थे वो तो रह ही रहे हैं, लेकिन इनको तो जो एक्सपीरियंस नहीं था, ये प्लेन से आए थे। और तीसरा, वेदर भी ख़राब हो गया, फाइनली ठंड वंड की वजह से वेदर ख़राब हो गया, और कहते हैं कि 10,000 में से सिर्फ 10 सोल्जर्स के आसपास वापस आए थे। बट ये कराची के लोगों ने जो है कहा कि ठीक है साहब, हम टैक्स वापस देना शुरू कर देंगे। तो दिस वाज पार्शली सक्सेसफुल, है ना, टैक्स देना उन्होंने कह दिया था कि हम टैक्स वापस देना शुरू कर देंगे, कराची वाले लोगों ने मान लिया था। अब देखिए, जैसे हमने ऊपर की 3-4 पढ़ेंगे, 4 हमने पढ़े, तो सबके अंदर भी देख रहे हैं कि राजा के जो एक्सचेकर है, जो स्टेट एक्सचेकर है, उसके ऊपर भारी लोड आ रहा है और खाली होता जा रहा है। तो अब इसने क्या किया कि इसने कहा भैया साहब टैक्स बढ़ाओ। मोहम्मद बिन तुगलक ने कहा कि टैक्स बढ़ाए जाएँ, और टैक्स के लिए सबसे फर्टाइल रीजन कौन सा है? दोआब रीजन है। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने कहा कि भैया टैक्सेशन लगा दो, दोआब में ज़्यादा पैसे चाहिए। तो अब इसने जो ज़्यादा पैसे लगाए उसके अंदर भी दिक्कत ये हुई कि दोआब जो लैंड है वो गंगा यमुना के बीच में तो है, लेकिन उस टाइम ही फेमीन आ गया था, मॉनसून फेल हो गए, और इंडिया का तो वैसे भी ये बोला जाता है कि एग्रीकल्चर इज गैम्बल ऑफ मॉनसून। तो मॉनसून फेल हो गए और फेमीन आ गया, सूखा पड़ गया। अब सूखा पड़ गया तो लोगों ने जो है मना कर दिया कि साहब टैक्स नहीं दे सकते, हम तो इतना बढ़ा रहे हो, हम तो नहीं दे सकते। और इसके जो लोग टैक्स कलेक्ट करने वाले थे उन्होंने जाके राजा को बताया साहब टैक्स नहीं दे रहे। तो राजा ने कहा अरे यार ऐसे कैसे टैक्स नहीं दे रहे, हार्शली जो है स्ट्रिक्टली लो टैक्स, ऐसे बात नहीं बनेगी। फिर जो है हार्श स्टेप्स वर टेकन और रिवोल्ट क्रश किया गया। लेकिन जब ये रिवोल्ट क्रश हुआ तो मोहम्मद बिन तुगलक को किसी ने बताया कि साहब इस बार तो फेमीन था, सूखा पड़ा हो तो टैक्स देना था।
तो फिर कहते हैं मोहम्मद बिन तुगलक बड़ा ख़राब लगा रहे यार ये क्या हो गया, जब फेमीन था, सूखा था, तो फिर टैक्स कहाँ से देंगे। तो फिर मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने जो इसने काम किया था, हार्श स्टेप्स वगैरह लिए थे, इसको ठीक करने के लिए इसने एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स लेके आया था। और मेनली इसका नाम होता है तकवी लोन्स दिए थे। ये यहाँ पे नाम लिखा हुआ है तकवी लोन्स, है ना। कई बार CAV भी लिखा जाता है, तो इसमें आप कोई चिंता नहीं है, स्पेलिंग की ज़्यादा चिंता ना करें। तकवी लोन्स इसने दिए थे, ये एग्रीकल्चर लोन्स थे। इसने फार्मर्स का ये लो साहब आप पैसे ले लो अब, और जो है आप सीड्स वगैरह खरीदो और कल्टीवेशन बढ़ाओ। और इसने नया डिपार्टमेंट शुरू किया था एग्रीकल्चर का, दीवाने अमीर कोही, ठीक है। और लोन्स का था एक, और एक अमीर कोही था, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर एग्रीकल्चर। और मेनली एक मॉडल फार्म वगैरह क्रिएट करने के लिए, बढ़िया खेती बाड़ी हो सके उसके लिए इसने जो है एफर्ट किया था, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स लेके आया था। फिर नेक्स्ट जो आता है, इसमें आता है भैया ये सब हो गए एक्सपेरिमेंट्स, तो आप खुद जज कर सकते हैं किस तरह से, क्योंकि ऐसे सच कोई भारी नए एक्सपेरिमेंट नहीं थे, बट शायद टाइम की थोड़ी सी मिसमैच हो गई। और एक दिक्कत बड़ी थी कि बोझल लर्नेड सुल्तान था, काफ़ी सारी चीज़ों की जानकारी थी इसको, ये लिंग्विस्ट भी था, अलग अलग लैंग्वेजेस भी आती थी, पढ़ा लिखा भी था, तो इससे जो है कोई बहस नहीं कर पाता था नॉर्मली। सिर्फ एक आदमी ने बहस की थी, उसको इसने भगा दिया था। फिर फाइनली कहते हैं कि इसके टाइम में फेमस ट्रैवलर था इब्न बतूता। इब्न बतूता की किताब है रहला, सफ़रनामा रहला किताब है इसकी। तो इसको इसने इब्न बतूता को जो है काजी अपॉइंट कर लिया था दिल्ली में। और फिर कहते हैं कि टाइम ऐसा हुआ कि एक दिन इब्न बतूता ने ओपन कोर्ट में सुल्तान को ही चैलेंज कर दिया। अब सुल्तान को चैलेंज करना ठीक नहीं था, तो सुल्तान ने बड़ा बेइज्जत करके इसको भगा दिया। तो जब देखिए कोई भी ऐसे राइटर्स के साथ दिक्कत, तो राइटर्स ऑब्वियसली इसको, जब इब्न बतूता लिखेगा तो इब्न बतूता तारीफ तो नहीं करेगा मोहम्मद बिन तुगलक की, क्योंकि उसने बेइज्जती करके भगाया है ना। तो इस तरह से थोड़े से राइटर्स थोड़े से इसके अगेंस्ट थे। और दूसरा रीज़न ये था कि रिलीजियस मैटर्स में ये फॉलो नहीं करता था, मतलब वैसे टॉलरेंट था, टॉलरेंट होने का मतलब है कि ये स्टोन्च जो है इस्लामिक लॉ फॉलो नहीं करता था, तो इसलिए भी राइटर्स थोड़े से इसके अगेंस्ट हो रहे थे। तो इस वजह से जो है राजा को, मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि राजा को थोड़ा ज़्यादा ख़राब दिखाया गया। इतना ख़राब राजा नहीं था मोहम्मद बिन तुगलक जितना दिखाया गया, ठीक है। कहते हैं कि ही रिसीव्ड अ कंप्रिहेंसिव लिटरेरी, रिलीजियस, फिलोसफिकल एजुकेशन, एस्ट्रोनॉमी के बारे में भी जानकारी थी इनको। तो इनसे कोई ज़्यादा बातें भी नहीं हो पाती थी, शायद कोई उनको ज़्यादा डिस्कस नहीं कर पाते कि भैया राजा पहले ही इतना समझदार, इंटेलिजेंट, मे भी उस वजह से कुछ कमी रही हो। तो ये रहा इनका। और ए विटनेस्ड अ स्पेट, इसके टाइम फिर ग्रेजुअली जो है रेबेलियंस नोबल्स ने भी किए, गवर्नर्स ने भी किए, जब धीरे धीरे टाइम ज़्यादा बढ़ने लगा। और इसी टाइम 2 किंगडम एस्टेब्लिश थे, विजयनगर और बहामनी। इनको हम फर्दर जो अलग से क्लास में विजयनगर और बहामनी किंगडम में डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट है। और फिर कहते हैं कि भैया बहुत सारे जो है किंग थे, जो गवर्नर्स थे बहुत सारे, वो इसके टाइम में रिवोल्ट में आ गए थे, और कहीं ना कहीं जो है अब किंगडम टूटने लगा था, ठीक है। हालांकि अगर किंगडम के हिसाब से, दिल्ली सल्तनत के हिसाब से देखा जाए, तो सबसे बड़ा किंगडम भी मोहम्मद बिन तुगलक का ही था। पहले बड़ा था, फिर उसके अंदर ही जो है टूटने लगा था पोर्शंस में, ठीक है। बट अगर ये देखा जाए कि एरिया सबसे ज़्यादा किसका था, तो मोहम्मद बिन तुगलक का एरिया सबसे ज़्यादा था। तो इस तरह से कह रहे हैं कि बहुत सारे रिवोल्ट्स हुए थे मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम, ठीक है ना, काफ़ी सारे रिवोल्ट्स हुए थे मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम। अब नेक्स्ट जो बात आ रही, वो आ रही कि डाइड इन 1351, और इसकी जो हेल्थ कंडीशंस काफ़ी ख़राब हो गई थी, देन ही डाइड। और कहते हैं कि जो बदायूनी राइटर है वो कहता है कि ही वॉज, सुल्तान वॉज फ्रीड फ्रॉम हिज पीपल एंड पीपल वर फ्रीड फ्रॉम सुल्तान। ये बदायूनी जो है इसने लिखा है इस बारे में। और 1351 में इसकी डेथ हुई। काफ़ी लंबे टाइम इन्होंने जो है रूल किया। और ही वॉज अ मिक्सचर ऑफ अपोजिट्स, बर्नी कहता है ही वॉज अ मिक्सचर ऑफ अपोजिट्स, हिज रेन मार्क द बिगिनिंग ऑफ प्रोसेस ऑफ इट्स डिक्लाइन, क्योंकि हमने देखा बहुत सारे रिवोल्ट्स हुए थे। तो चलिए आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।